हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका क्रिस्टल हॉल स्टडी में एक बार फिर से। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर रखा था और साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। एंड जो हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है वो है वैदिक कल्चर। तो इसमें हम काफ़ी डीप वे में आगे देखेंगे। तो बेसिकली जो वैदिक कल्चर का टाइम ड्यूरेशन है वो 1500 BC से 600 BC तक का है। बट क्या होता है ना कि वैदिक कल्चर में ना कि एक अलग एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद थोड़ा चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से हम इस वैदिक एज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो चेंजेस, सोशल चेंजेस भी होता है, पॉलिटिकल चेंजेस भी होते हैं, इकोनॉमिकली चेंजेस भी होता है। और लोग क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो जोग्राफिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद इतनी सारी चेंजेस आ जाती है, इसलिए हम वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड है और जो दूसरा हमारा है वो है लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसका टाइम ड्यूरेशन है 1500 BC टू 1000 BCE। लेटर वैदिक का टाइम ड्यूरेशन है 1000 BC टू 600 BCE। तो हम एक एक करके दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना, उस समय केवल ऋग्वेदा का कंपाइलेशन हुआ था, इसलिए हम उस पीरियड, उस टाइम ऑफ पीरियड को हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। और जो बाकी जितने भी वेदास और फिर जितने भी वैदिक कल्चर के लिटरेरी सोर्सेज हैं वो सब हमें लेटर वैदिक पीरियड से मिला है। सो जो हमारा पहला चैप्टर का जो पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आर्यंस। तो आपने आर्यन इन्वेजन्स थ्योरी के बारे में भी काफ़ी कुछ सुन रखा होगा कि आर्यंस ये थे, आर्यंस वो थे, वो माइग्रेट करके आए थे, वो इंडिजिनियस पीपल नहीं थे। तो लाइक बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अपना अलग अलग थ्योरीज दे रखे हैं आर्यंस के ऊपर। तो एक मैं पहले उसका ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम उसमें थोड़ा काफ़ी डीप वे में पढ़ेंगे। तो लाइक बहुत सारे थ्योरीज है आर्यन से रिलेटेड। जो पहला थ्योरी है हमारा वो है कनोलियन कॉन्टेक्स्ट का, जिसमें कि कहा जाता है ना कि आर्यन जो है ना वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि बेसिकली लाइक वो उनको रेस से डिफाइन करते हैं कि आर्यन जो है वो एक रेस है। और फिर बाद में लेकिन क्या हुआ था कि इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत माना गया है। लाइक अभी के समय में बहुत सारी थ्योरीज है रिलेटेड टू आर्यंस, जिसको लाइक अब इतना प्रेजेंट समय में कुछ को तो गलत माना गया है, पर कुछ अभी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिस्ट्री जो है इसमें चीज़ें काफ़ी ओपन एंडेड होती है, क्योंकि हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं या फिर जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं हम उसके थ्रू चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं और फिर उसको फ्रेम कर पाते हैं। तो इसमें चीज़ें जो होती है वो काफ़ी ओपन एंडेड होती है। तो हमारा जो पहला था कनोलियल कॉन्टेक्स्ट, उसमें बताया गया कि वो रेस है, आर्यंस जो है वो एक रेस है, लेकिन इसको पूरी तरीके से नकारा गया और ये कंक्लूजन उसका निकला कि आर्यन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलती है। दैट मीन्स कि उसको लैंग्वेज के बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया। जो दूसरा हमारा थ्योरीज है स्कॉलर्स के द्वारा वो ये है कि वो ये बोलते हैं कि आर्यंस जो हैं वो माइग्रेट करके आए हैं सेंट्रल एशिया से, जबकि दूसरे का मतलब कुछ और स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं नहीं, वो तो ईस्टर्न यूरोप से माइग्रेट करके आए हैं। इसके कहने का पीछे का कारण ये है कि हमें आर्यंस में ऐसे ट्रेड्स मिले हैं जो कि वो कवर करते, जो कि वो ये बताते हैं कि वो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के ट्रेड से मिलते हैं। जो तीसरा हमारा है थ्योरी वो ये है कि कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो बैक्टीरिया मागिना से आए हैं। ये एक जगह है जो कि अफगानिस्तान में है, तो उनका कहना ये है कि वो वहाँ से माइग्रेट करते हुए हमारे यहाँ आए हैं। जबकि हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिले हैं जो कि वो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमें एंतोलिया का इंस्क्रिप्शन मिला है, केशाइट का इंस्क्रिप्शन मिला है। तो वहाँ के इंस्क्रिप्शंस में जो हमारे वैदिक पीरियड के जो भगवान थे, जो गॉडेस थी और गॉड थे, तो उनके नाम मिले हैं। तो कुछ का कहना ये है कि अच्छा वहाँ के इंस्क्रिप्शंस में हमारे गॉडेस का नाम, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आयंस वहाँ से माइग्रेट करके हमारे यहाँ आए हैं। तो ये सब कुछ ओवरव्यूज़ थे कि मतलब थ्योरीज के ओवरव्यूज़ थे। अभी हम इसको थोड़ा काफ़ी डीप वे में देखेंगे आगे। तो इसके बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं। अब एक एक करके हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला थ्योरी है
वो ये है कि द लोकेशन ऑफ अ ओरिजिनल होम ऑफ अ आर्यंस स्टिल रिमेन्स अ controversial point. Some scholars believe that the Aryans were native to the soil of India, and some other scholars believe that the Aryans migrated from the Central Asia, Europe, or the Arctic region. तो कुछ स्कॉलर्स का कहना ये है कि नहीं नहीं, ये तो इंडिजीनियस पीपल है, आर्यन हमारे यहाँ के ही लोग हैं, बस बस एक ये र्यूमर्स फैला दिया गया है कि ये वहाँ से आए हैं, ये वहाँ से आए हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये हमारे इंडिजीनियस पीपल ही है आर्यंस। जबकि कुछ अलग स्कॉलर्स का कहना ये है कि ये सेंट्रल एशिया, यूरोप और आर्टिक वाले रीजन से माइग्रेट करके आए हैं। जो हमारा दूसरा थ्योरी है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीव द आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया into the Indian subcontinent in several stages or waves during the 2000 BCE to 1500 BCE। कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ स्कॉलर्स का कहना ये है कि जो आर्यंस है ना वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में केवल माइग्रेट करके नहीं आए हैं, जबकि वो बहुत लंबे समय से दूसरी तरफ से लाइक सेंट्रल एशिया वाले तरफ से माइग्रेट करके आ रहे हैं। वो 2000 बीसी के समय से ही माइग्रेट करते आ रहे हैं और 1500 के आसपास उनका वहाँ पे भी स्टॉप नहीं हुआ होगा, वहाँ तक वो माइग्रेट ही कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में कम माइग्रेट कर रहे हो, नंबर ऑफ पीपल कम हो, लेकिन बाद में फिर बहुत सारे वहाँ से सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आ रहे हो आर्यंस यहाँ पे। तो इसकी भी अलग ही थ्योरीज है। तो तीसरा हमारा थ्योरी है वो ये है कि the Bogoskaya inscriptions Asia Minor Turkey which mention the Vedic gods Indra, Varuna, Mitra, Nasatya proves the Central Asian theory as their homeland। मैंने आपको बताया कि जैसे कि वहाँ की इंस्क्रिप्शंस में हमारे वैदिक पीरियड के गॉड के नाम मिले, तो ये भी कंक्लूजन हो सकता है कि शायद वहाँ से आर्यन आया हो, क्योंकि दोनों के नाम सेम है, तो हो सकता है कि वो वहाँ से आए होने, तो उनको कैसे पता हमारे गॉड के नाम। चौथा जो है वो द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब then called the Sapta Sindhu. That is the reason of seven rivers. They lived here for many centuries and gradually pushed into the interior to settle in the valleys of Ganga and the Yamuna. तो जो हमारा अगला थ्योरी है उसमें ये है ना कि जब ये आर्यंस स्टार्टिंग वाले पीरियड में आए होंगे ना, तो वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रह रहे होंगे, बेसिकली पंजाब वाला जो रीजन है उसके आसपास में। उस रीजन को सप्त सिंधु भी यहाँ पे कहा गया है। सप्त सिंधु मतलब कि वो नदी के किनारे वाला, 7 नदी के किनारे वाला, वहाँ पे 7 रिवर्स होंगी, तो उनके आसपास वाले एरिया को सप्त सिंधु कहा गया। जिसमें कि लाइक अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लेके कौन कौन सी आती थी, तो लाइक एक तो सिंधु खुद हो गई, फिर एक सरस्वती नदी हो गई, और झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो ये सारी नदी के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उनको सप्त सिंधु कहा गया यहाँ पे। तो वो पहले इधर ही रहते थे, फिर आफ्टर दैट जो वो ग्रेजुअली पुश्ड अप हो गए गंगा यमुना वाले क्षेत्र में, वो धीरे धीरे वो इंडिया के ईस्टर्न वाले पार्ट में जाने लगे। तो ये जो हमारे थ्योरीज थे रिलेटेड टू आर्यंस, जो कि ये बता रहे हैं कि मतलब लाइक आर्यंस, कुछ बोल रहे आर्यंस इंडिजीनियस थे, कुछ बोल रहे आर्यंस यहाँ से माइग्रेट हुए थे, कुछ बोल रहे वहाँ से हुए थे। तो इसके बहुत सारी थ्योरीज है। हिस्ट्री जैसे कि ओपन एंडेड है, तो इनकी थ्योरीज भी ओपन एंडेड है। जो हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है वैदिक कल्चर में वो है वैदिक लिटरेचर। तो इट इज़ प्रोज्यूम्ड दैट द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड वाइल द आर्यंस वर इन स्टील इन पंजाब। तब कह रहा है कि ऋग्वेदा तब कंपोज किया गया था जब भी वो पंजाब में थे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि लाइक स्टार्टिंग वाले पीरियड में वो पंजाब के टाइम में ही रहते हैं, फिर बाद में वो गंगा यमुना वाले क्षेत्र में आते हैं। तो जब वो पंजाब में रह रहे थे ना, तो उस वक्त अर्ली वैदिक चल रहा था और उस वक्त ही ऋग्वेदा का कंपाइलेशन हो गया था। जो वैदिक कल्चर है उसमें में जो लिटरेरी सोर्सेज है वो बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिसमें पहला है वेदास। वेदास को संहितास भी कहते हैं। आफ्टर दैट है द ब्राह्मणा, थर्ड वन इज द अरण्यकास एंड द फोर्थ वन इज उपनिषद। ये है क्या, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे डीप में। The Vedic literature had grown up in a source of a time and was really handed down from generation to generation by word of mouth. Hence, these are called as Shruti, that is to hear. कह रहा है कि जो वैदिक कल्चर में चीज़ें थी वो लाइक जैसे कैसे हैंड मतलब एक से दूसरे के तक कैसे पहुंचती थी। इसका कहने का मतलब बेसिकली ये है। एग्जाम्पल्स
लेकर समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज के समय में क्या होता है ना कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो शिक्षक होते हैं, वो हमें पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद हमें नोट्स भी मिल जाती है, चाहे वो आज जैसे अगर अभी की बात करें तो हमें ई-नोट्स भी मिल जाती है, या फिर अगर हार्ड कॉपी वाली नोट्स है तो वो भी हमें मिल जाती है। अगर नहीं भी मिलती तो हमें वहाँ पे ही बताया जाता है कि अच्छा ये राइट डाउन करना है, तो हम वहाँ पे कर लेते हैं। तो आज में क्या है ना कि हम लाइक सुनते भी हैं टीचर से, मतलब पढ़ते वक्त तो सुनते ही है ना, सुनते भी और आफ्टर दैट हमारे पास नोट्स भी होती है, तो वहाँ से हम मेमोराइज कर लेते हैं चीज़ों को जो हम पढ़ा, मतलब उस वक्त जो हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन वैदिक कल्चर के समय में क्या था ना कि जब शिक्षक थे वो बच्चों को पढ़ा देते थे, और वो बस उनको पढ़ा दिए और उनको वो चीज़ें उस वक्त ही उसी समय मेमोराइज हो गई। अगर फिर कभी फ्यूचर में वो टीचर बनते हैं, वो बच्चे आगे चल के टीचर बनेंगे, तो वो अपने स्टूडेंट को भी सेम इसी तरीके से जो ज्ञान होगा वो उनको देंगे। तो इस प्रक्रिया को है वो श्रुति कहा गया है, और ऐसे ही उस वक्त में चला करता था। The most important of Vedic literature are Vedas. Vedas are called the Aparosya, that is not created by a man, but a God gifted and Nitya, that is existing in all eternity. कह रहा है ना कि जो जो मतलब वैदिक कल्चर का बहुत सारा लिटरेरी सोर्सेज है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो है वो है वेदास, और वेदास को अपरोष्या भी कहा गया है। दैट मीन्स कि वेदास जो है ना, इट इज़ अ समथिंग और इट इज़ अ बुक दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन और अ ह्यूमन मेड। मतलब कि इसे कोई इंसान ने क्रिएट नहीं किया या किसी इंसान ने इसको नहीं लिखा, ये हम मतलब हमें जो है ये गॉड गिफ्टेड मिला है, मतलब खुद भगवान इनको ऐसे लिख के रखे हैं। तो लाइक उसका वेदास है, इनका स्टेटस ये है, इनकी वैल्यू ये है कि ये बता रहा है कि ये गॉड गिफ्टेड है। देर आर 4 वेदास: ऋग्वेदास, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। हमारे यहाँ 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा है। तो जैसे कि ये जो 4 वेदास है, अगर हम इसको ऊपर से, जैसे कि हमने आर्यन्स के ऊपर वाले आर्यन्स की थ्योरीज को ओवरव्यू देखा था, वैसे ही हम ये चारों वेदोस का भी ओवरव्यू देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम उसके डिटेल्स में भी चलेंगे। जो हमारा ऋग्वेदा है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे पुराना, और ये अर्ली वैदिक के समय में आया था, और अर्ली वैदिक में केवल ऋग्वेदा ही था। बाकी जितने भी वेद से ब्राह्मण का थे, और फिर जितने भी उपनिषद हो गए, अरण्यक्यास हो गए, ये सारे लेटर वैदिक में आए हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि एक बुक होता है उसमें चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही ऋग्वेदा में जैसे बुक्स है तो उसके मंडलास हैं, और इसमें 10 मंडलास हैं लगभग, जिसमें से कि जो सेकंड से लेके जो 7th मंडलास तक है, सॉरी, जो सेकंड से लेके जो 9th मंडलास है, मतलब कि ये सेकंड से 9th तक का जो मंडलास है, इसको हम लोग बोलते हैं गोत्र। और इसमें जो फर्स्ट और जो 10th मंडलास है, इस मंडलास को ना, जैसे कि ये सबसे लास्ट में आया है 1 वाला मंडला, और जो 10th वाला मंडला है इस सबसे अंतिम समय में आया है। पहले वो सेकंड से 7th थे, एंड उसके बाद फिर 1 और 10th वाला आ गया, लेकिन फिर उसको लाइक एक नंबर में उसको ऐसे दे दिए कि हाँ पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। अभी बात करें इसमें हाइम्स की, तो लगभग 1028 हाइम्स है एंड 10,580 वर्सेज है ऋग्वेदा में। जो दूसरा हमारा वेदा है वो है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जो ऐसा बुक है, देखो, जो ऋग्वेदा है उसमें बहुत सारी मंत्र लिखे हुए हैं, और उस मंत्र को पढ़ना कैसे है ना, ये उसके लिए ट्यून्स वगैरह वो यजुर्वेदा में हमारे लिखे गए हैं। तो जो हमारा यजुर्वेदा है इसमें बहुत सारी जैसे सेक्रीफाइसल परफॉर्मेंस के बारे में है कि हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना है, कैसे सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना है, ये सब चीज़ें हमारी यजुर्वेदा में लिखी हुई हैं। यजुर्वेदा के ऐसे 2 पार्ट्स है, एक कृष्ण यजुर्वेदा और एक शुक्ल यजुर्वेदा। फिर अगर हमारा जब सामवेदा है उसमें ये जो सामवेदा है इसको बुक ऑफ चैंट्स ही कहते हैं, और इसको ओल्डेस्ट म्यूजिकल बुक भी कहते हैं सामवेदा को। इसमें लगभग 1549 वर्सेस हैं। और ये जो हमारा चौथा वेदा है इसको अथर्ववेदा। अथर्ववेदा ऐसा बुक है जिसमें मैजिकल फॉर्मूलाज है, मतलब जैसे कि कह सकते हैं काला जादू टाइप जैसे, तो उसमें वो सब चीज़ें लिखी हुई है। अ, तो
एक बारी इसको पढ़ के थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फर्स्ट थ्री वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड द इदात्री, दैट इज द ट्राई ऑफ वेदा। जो तीन वेदास हैं उसको हम इदात्री कहते हैं, जो पहला तीन है, और उसको ट्राई ऑफ वेदास, जिसका मतलब होता है ट्रायोस ऑफ वेदास। Of the four Vedas, the Rig Veda, the collection of our lyrics, is the oldest text in the world and therefore is also known as the first testament of mankind. मैंने बताया था कि जो ऋग वेदा है वो oldest book है. The Rig Veda contains 1028 hymns and 10,580 verses divided into 10 mandalas. 10 mandalas में ये divided है. 6 mandalas from 2nd to 9th are called the Gotra, Vamsha and Vamsha Mandala and Kula Granth. तो इस सेकेंड से जो 9th तक का है उसको गोत्र वंशा मंडला या कुला ग्रंथ कहते हैं. द फर्स्ट एंड 10th मंडलाज आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर. बाकी ये दोनों बाद में आए हैं. द 10th मंडला कंटेन्स द फेमस Purusha Sukta, which explains the four Varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. The hymn of a Rig Veda were recited by the Hotri. तो कह रहा है ये कि जो 10 मंडला है ऋग्वेदा में, उसमें पुरुषा सुक्ता के बारे में बात किया गया है. पुरुषा सुक्ता दैट मीन्स ना कि वो वर्ण सिस्टम को डिफाइन करता है कि पहले ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र. तो वो वर्ण सिस्टम को डिफाइन कर रखा है जो हमारा 10th मंडला है वो. और ये जो बेसिकली ऋग्वेदा है वो होत्री के द्वारा रिसाइट किया गया है. जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेदा. यजुर्वेदा बुक ऑफ सेक्रीफाइसेस प्रेयर्स इज अ रिचुअल वेदा. इसमें जो कैसे परफॉर्म करते हैं सेक्रीफाइस वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है. Its hymns are recited by अथर्वीज. It is divided into two parts. दो पार्ट में डिवाइडेड है ये. एक कृष्णा यजुर्वेदा है, एक शुक्ला यजुर्वेदा है. In contrast to the first two, which are in prose entirely, this one is in both verse and prose. मतलब लाइक इसमें prose और verse दोनों ही हैं. तीसरा वेदा हमारा सामवेदा. सामवेदा बुक ऑफ चैंट्स एट 1549 वर्सेज है. ऑल वर्सेज एक्सक्लूडिंग 75 वर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा. जितने भी वर्सेज है 75 वर्सेस को छोड़ के बाकी सब ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं. द हाइम्स ऑफ द सामवेदा आर रिसाइटेड बाय उकाद्री. जो हाइम्स है ऋग्वेदा के वो उकाद्री के द्वारा रिसाइट किए हुए हैं. दिस वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूजिक. ये जो वेदा है वो इंडियन म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसको ये ओल्डेस्ट म्यूजिकल बुक भी कहते हैं हमारे यहाँ. उसके बाद है फिर हमारा अथर्ववेदा. द अथर्ववेदा बुक ऑफ अ मैजिकल फॉर्मूला. द फोर्थ एंड द लास्ट वन. जो अथर्ववेदा है हमारा सबसे लास्ट वाला है और ये फोर्थ वाला है. बहुत कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वॉर्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस. इसका डिजीजेस के बारे में लिखे हुए हैं एंड स्पेल्स टू वॉर्ड ऑफ एविल्स के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई है. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ वेदास. बहुत लंबे समय तक इसको वेदास के कैटेगरी में रखा तक नहीं गया था. बहुत समय के बाद इसको वेदा का ऐसे मतलब सम्मान दिया गया था कि अच्छा चलो ये भी एक वेदास में ही है हमारा इंक्लूडेड. द ब्राह्मणा एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ द वेदास. दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर. ब्रह्मा मीन्स sacrifice. The various sacrifice and rituals have been elaborately discussed in the Brahmanas. Every Veda has a several Brahmana attached to it. अच्छा ये अच्छी बात उसने कही कि लाइक जितने भी वेदास है ना उसमें जैसे कि अगर समझने के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल्स के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे एक बुक होता है या फिर ऐसे नोट कॉपीज़ वगैरह होती है हमारी. तो उसमें जो हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर या फिर लास्ट वाला जो पेज होता है उसमें हमारा कंक्लूज़न होता है. वैसे ही जितने भी वेद हैं सबके ब्राह्मणा है. जैसे यजुर्वेद के भी ब्राह्मणा है, सामवेद के भी ब्राह्मणा है, ऋग्वेद के भी ब्राह्मणा है, अथर्ववेद के भी ब्राह्मणा है. तो उसमें जो चीज़ें हैं वो उसको लाइक वेदास की ही चीज़ों को थोड़ा फिलोसफिकल तरीके से थोड़ा कंक्लूड करके ऐसे उसमें ब्राह्मणा में लिखी हुई है. सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं अगर कोई क्वेश्चंस है तो उससे रिलेटेड. तो वो जितने भी वेदास है ना सबके ब्राह्मणा होते हैं उसमें साथ में अटैच्ड होते हैं. उसके बाद फिर जैसे कि ऋग्वेदास की है तो ऋग्वेदा की जैसे कि अगर ब्राह्मणा की बात करें तो उसमें जैसे कि ऐतरेय फिर कौशिकी संघना. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे ये थे ना ब्राह्मणा ये वाले.
हाँ, जैसे कि ये वाला कि जो लिटरेरी सोर्सेज़ थे वैदिक पीरियड में, तो वेदास थे, ब्राह्मणा थे, अरण्यकास थे और उपनिषद से। तो ये वही ब्राह्मणा है, ये सारे में होते हैं और जितने भी वेद होते हैं सब में ब्राह्मणा होते हैं। और फिर अरण्यकास क्या होता है? तो अरण्यकास लाइक अरण्यकास का मतलब होता है द रिचुअल्स दैट इज़ परफॉर्म्ड इन अ फॉरेस्ट। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल्स के तौर पे ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कुछ रिचुअल्स हमारे ऐसे होते, कुछ पूजा हमारे ऐसे होते हैं जो कि हम सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें उनको थोड़ा अकेला चाहिए होता है टाइम उसको परफॉर्म करने के लिए। तो समझने के लिए हम अघोरी का एग्जाम्पल्स ले सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। अघोरी क्या होते हैं ना कि वो अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं महादेव के लिए और वो मेडिटेट करते हैं, वो अकेले में करते हैं जनरली। वो या तो शमशान घाट में करेंगे या फिर वो थोड़ा हिमालय वाले रीजन में करते हैं, मतलब उनको चाहिए एक खाली जगह, तो वो वहाँ पे करते हैं। उसी तरीके से जो है हमारा इसमें लाइक अरण्यकास में, तो इसमें स्टूडेंट्स अकेले में रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे और बेसिकली अकेले में ये फॉरेस्ट में रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। तो उस रिचुअल्स के बारे में अरण्यकास में लिखी हुई है। जो चौथा है वो है हमारा उपनिषद्स। उपनिषद्स बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब लाइक वेदास को ही थोड़ा ईज वे में, थोड़ा पढ़ने में ईज हो उसी की चीज़ें हैं ना। वो थोड़ा सा जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो, या फिर जो थोड़े टफ वर्ड्स थे उसको थोड़ा ईज करके उपनिषद्स में लिखे गए हैं। उपनिषद्स को हम वेदांत भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेदास का अंत हो जाता है। वेदास की जो भी बातें होती है बस उसको कंक्लूड करके हम उसमें लिख देते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो पहले हम बुक पढ़ते हैं, फिर हम नोट्स बनाते हैं, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो हम उपनिषद को शॉर्ट नोट्स ऑफ वेदास कंसिडर कर सकते हैं और इसको वेदांत भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद वेदास का अंत हो जाता है। जैसे कि देखो ये अरण्यकाज है। द वर्ड अरण्य मीन्स द फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड द अरण्यका बिकॉज दे वर रिटन mainly for the habits and the students living in jungle. The aranyaka are the concluding portions of the brahmana का ही concluding portions है। The Upanishads are philosophical texts. They are generally called the Vedanta as they came towards the end of Veda. There are 108 Upanishads. बृहदारण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद से, ओल्डेस्ट उपनिषद से। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस। तो ये हम अगले वाले टॉपिक में करेंगे, फिर हम वेदांगास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी थैंक यू।